सॉरी, लाइट कट गया था तो इसीलिए हमको चेंज करना पड़ा लेक्चर को। तो हम लोग आगे पढ़ रहे थे सौर विकिरण। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाले ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी पृथ्वी पर आती है किरण सूर्य से उसको सूर्य तप कहते हैं। और ये किस फॉर्म में आते हैं? तो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आती है, मतलब शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। सूर्य से निकलने वाले कोई भी किरण हो तो उसका जो वेवलेंथ है वो छोटा छोटा होता है। ठीक है, जो पृथ्वी पे पहुंचती है, जो पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है भैया, ये है शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब इसी पृथ्वी पे मिलने वाले जितने भी सूर्य के किरण पृथ्वी पे मिलते हैं, आते हैं, पृथ्वी द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है या फिर उसको कहीं ना कहीं सीधे ही परावर्तित कर दिया जाता है। वो पूरे किरण को ही हम सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी कैसा है, भू आभ है, मतलब अपनी एक अलग इसकी आकृति है, इसीलिए इसको गोल नहीं कहते हैं, तरबूज की तरह दिखना कुछ नहीं कहते। एक अलग इसका पूरा आकृति है जिसको भूआभ कहते हैं, मतलब पृथ्वी की तरह, ये अपने आप में एक तरह है। पृथ्वी की किरणें वायुमंडल के ऊपर भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाता है। पृथ्वी की सतह जो है बहुत कम प्राप्त करता है, क्योंकि जो हमारे वायुमंडल है उसमें बहुत बड़े अंश को वो सीधे परावर्तित कर देता है, आकाश में रिटर्न कर देता है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह पर। ठीक है, तो कितना प्राप्त करती है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। और वायुमंडल की ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है, क्योंकि दूरी परिवर्तित होती रहती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर और अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर है, और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। मतलब सबसे नज़दीक जब होता है तो उपसौर है, और जब सबसे दूर है तो अपसौर है। इसीलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि नज़दीक है। फिर भी सूर्य तप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल, समुद्र का वितरण और वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। अगर हम सूर्य के चारों तरफ हम पृथ्वी का एक जो है पथ मार्ग बनाएं, ठीक है, एक पथ मार्ग बनाएं, तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से, इसको आप ध्यान से अगर देखें, ठीक है, तो इसमें जो 4 जुलाई है, 4 जुलाई है, वहाँ पे सूर्य जो है इस पृथ्वी से ये अगर मान लीजिए यहाँ कहीं सूर्य है तो इसकी दूरी सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसकी दूरी सर्वाधिक होती है। ठीक है, और वहीं जो 3 जनवरी है उसकी दूरी 3 जनवरी बहुत कम होती है। आपको पता है कि पृथ्वी लगभग इसी तरीके से, अरे मैंने उल्टा लिख दिया भाई,
ध्यान मेरा कहाँ है, ये है भैया आपका सूर्य, ये है सूर्य और ये है आपका पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे है सूर्य और ये है आपका पृथ्वी। ठीक है, तो जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है तो 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 3 जनवरी को सूर्य को मिलने वाले किरण जो पृथ्वी को है वो सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 3 जनवरी को सर्वाधिक पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा सूर्य के कारण मिल रहा है पृथ्वी को, उसके बावजूद भी 3 जनवरी को हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ठंडक पड़ती है। इसके पीछे वजह बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए इसको। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता भी पाई जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ और भी मतलब बताया जा रहा है कि और भी कारण हैं जिसकी वजह से सूर्य तप पृथ्वी पे एक समान नहीं मिलता है, जैसे उच्चावच हुआ, फिर उसके बाद महासागरीय प्रभाव हुआ, कहीं पर्वत है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, और सूर्य का जो कहीं न कहीं धरातल के प्रति उसका झुकाव है, उसके किरणों का, क्योंकि आपको ये पता है कि पृथ्वी थोड़ा सा गोलाकार है और सूर्य से आने वाली किरणें, ठीक है, वो हर जगह एक एंगल से नहीं प्राप्त होंगी, है ना। जहाँ थोड़ा सा गुलाब है तो वहाँ पे वो तिरछी पड़ेंगे, और तिरछी पड़ेंगे तो सूर्य को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा और वायुमंडल से ज़्यादा टकराना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उसको ऊर्जा कम प्राप्त होगी, और जहाँ पे सीधी किरणें पड़ेंगी यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत से कारण हैं, उसमें से पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता। सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में होने वाली भिन्नता के कारक हैं, क्या क्या कारक हैं, एक एक कारक को ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अगर ये अपने अक्ष पे ना घूमे तो आपको एक चीज पता चलेगी, अगर ये पृथ्वी ना अपने अक्ष से ऐसे घूमे ना, रोटेट ना करे, ये कुछ इस तरीके से अगर ये रोटेट ना करे तो जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं तो वो हमेशा ही उधर ही पड़ेंगे। मौसमीय परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा। ठीक है, जलवायुवीय एक समरूपता ज़्यादा मिलेगा। दूसरा क्या है, सूर्य की किरणों की नतिकोण। नतिकोण मतलब पृथ्वी की सतह से सूर्य की किरणें जो कोण बना रही हैं, एंगल बना रही हैं, ठीक है, उसको नतिकोण बोलते हैं। और ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में जो प्राप्ति है उसके लिए जिम्मेदार है एक कोण भी। फिर दिन की अवधि भी है जिम्मेदार। दिन की अवधि अगर ज़्यादा लंबी है तो सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा, अगर छोटी है सूर्य तप कम प्राप्त होगा। दिन की अवधि भी जिम्मेदार है। और दिन की अवधि बढ़ती घटती क्यों है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर आगे बताएंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं भी बताएंगे तो हम इसमें नहीं तो दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। वायुमंडल की पारदर्शिता भी जिम्मेदार है। अगर पारदर्शिता कम है तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा, अगर पारदर्शिता ज़्यादा है तो सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा। फिर है स्थल विन्यास। स्थलों का जो अलग अलग संरचना, अलग अलग उसका रूप है, संगठन है, उस हिसाब से जहाँ पे पर्वत होगा, ठीक है, जहाँ पे पर्वत होगा वहाँ पे अगर ये विषुववृत्त के आसपास है तो यहाँ पे सूर्य तप तो ज़्यादा प्राप्त होगा। फिर लेकिन इसमें एक फैक्टर और है, एल्बिडो, परावर्तिता। ये सूर्य को वापस भी बहुत तेज भेज देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ वायुमंडल का सघनता भी कम है। तो
बहुत से फैक्टर एक साथ काम करते हैं, ठीक है, परंतु अंतिम दो कांड के प्रभाव कम पड़ता है। स्थल विन्यास का और वायुमंडल की पारदर्शिता थोड़ा सा कम प्रभाव होता है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के समतल तल से 66.5 अंश का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। अगर यही ना झुका होता, ये जितना झुका है ना, अपने 66.5 अंश का कोण बनाता है हमेशा ही सूर्य के सूर्य के मतलब सम्मुख, तो आप देखते कि ये मान लीजिए सूर्य है, इसमें बिना चित्र बनाए कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य को छोटा हम बना रहे हैं, पृथ्वी को बड़ा बना रहे हैं, तो आश्चर्य मत होइएगा भैया, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है, सूर्य दिखता है छोटा है, इसलिए छोटा बना रहे हैं। और कीड़े जब छोटा बनाएंगे तभी कीड़े थोड़ा सा फैलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, जब अगर ये एंगल ना बनता तो क्या घटनाएं होती। अगर ये एंगल ऐसे ना हो करके सीधा होता, एकदम से ऐसे होता, और ये पृथ्वी ऐसे ऐसे ही घूमती, ठीक है, तो एक गजब की घटना होती। ये इस पे किरण सीधा पड़ता, ठीक है ना, सीधा पड़ता, और फिर यही चारों तरफ घूमता, ऐसे चक्कर लगाता, ठीक है। तो चक्कर जब लगाता है इसको चारों तरफ, तो इसके जो ध्रुव हैं इस पे किरण कभी पहुंचती ही नहीं, कभी पहुंचती क्या। अब इसी झुकने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसको झुकाव की वजह से, अगर हम देखें पृथ्वी की 4 स्थितियों को एनालाइज करें, ठीक है, तो अगर हम इसको सन माने, ठीक है, और ये पृथ्वी की ऑर्बिट मान लें, ठीक है, ये पृथ्वी की ऑर्बिट मान लें, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से झुकी हुई है, जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हम इस संरचना को जैसा है, ये संरचना एग्जैक्ट वैसे ही हम 4 स्थितियों में बना रहे हैं, आप सिर्फ देखिए, ठीक है। एक स्थिति ये हुई जिसमें ये आपका नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ठीक है। एक स्थिति जो है ये हुई, ठीक है, जिसमें ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ। फिर एक स्थिति ये हुई जिसमें ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ। एक स्थिति ये हुई जिसमें कि ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ, ठीक है। अब आप एक बार अध्ययन करिए, सूर्य की किरण इस झुकाव की सिर्फ वजह से एक समय देखोगे कि ये सबसे अधिक विषुववृत्त पे इसकी किरण पड़ रही है 2 स्थितियों में, ठीक है। 2 स्थितियों में सबसे अधिक कहाँ पड़ रहा है इसकी किरण? विषुववृत्त रेखा पे। और इस समय अगर आप देखेंगे इस समय, तो लगभग दोनों तरफ समान किरण पड़ेगी, नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी समान किरण मिलेगा, इधर भी। लेकिन इन दोनों स्थितियों में अगर आप ध्यान देंगे तो इस समय जो सन की किरण है वो सबसे अधिक मकर रेखा के पर गिरेंगे और साउथ पोल प्रभावित होगा इससे, और नॉर्थ पोल बिल्कुल ही अछूता रह जाएगा। और इस दूसरे कंडीशन में नॉर्थ पोल पूरा प्रभावित हो रहा है क्योंकि कर्क रेखा पे इस रेखा किरणें पड़ेंगी सीधी, ठीक है, और साउथ पोल इससे पूरा अछूता रह जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, उसके पीछे वजह यही है, ठीक है। और अगर यही झुकाव नहीं होता, अगर ये जो झुकाव देखने को मिल रहा है वो झुकाव नहीं होता, तो ये बिल्कुल ही इस तरीके से कहीं ना कहीं संरचना बनती। और ये अगर झुकाव सिर्फ नहीं होता तो पृथ्वी बिल्कुल ही इसके अक्ष एकदम लंबवत होते और ये घूमता किधर से किधर ऐसे घूमता। तो हर एक सिचुएशन में भूमध्य रेखा पर ही सूर्य की किरण सीधी पड़ती और इसको प्रभावित थोड़ा सा कर्क रेखा से लेकर के मकर तक का होता, लेकिन ध्रुव पूरे कहीं ना कहीं अछूते होते हैं। ध्रुवों पे तब टेम्परेचर अत्यधिक कम हो जाता
और विषुवत वृत्त के रेखा के आसपास के क्षेत्रों में टेम्परेचर अत्यधिक ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो ये गजब की चीज़ है भाई। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में उत्तरी गोलार्ध में दिए गए अनांतों पर विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अवधि में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान दें। ये परिवर्तन आप इस सारणी को देख करके देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अनांत और दक्षिण अनांत में क्या क्या हो रहा है। अक्षांश अगर हम देखें तो उसमें 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा पे 12 घंटा का दिन हो रहा है, 12 घंटे का रात हो रही है। ठीक है, और 20 डिग्री पे क्या हो रहा है, 10 घंटा और कहीं ना कहीं 48 मिनट का दिन हो रहा है। और 40 पे 9 घंटा 8 मिनट का हो रहा है। 60 अंश पे अगर अक्षांश पे जाएंगे तो 5 ही घंटा हो रहा है, जबकि 90 अंश पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिन होता ही नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। उत्तर अनांत तब कहते हैं जब सूर्य जो है पूरी तरीके से उत्तरायण में, जब सूर्य पूरी तरीके से कर्क रेखा पे हो, और जब दक्षिणायन का मतलब जब सूर्य जो है पूरी तरीके से मकर रेखा पे हो। ठीक है, तो इसको दक्षिण अनांत बोलते हैं। तो जब 21 जून पे सूर्य की किरणें सीधे किस पे पड़ेंगी, मकर रेखा पे। अच्छा, 22 दिसंबर को कहाँ पड़ेगी, अरे सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, तो 22 दिसंबर को कहाँ पड़ेंगी, मकर रेखा पे, मकर रेखा पे ना, मकर रेखा पे। और 21 जून को कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे। तो जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का दिन होगा। कहाँ पे, विषुवत रेखा के आसपास। और 20 डिग्री पे 13 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। 40 डिग्री पे देखा जाए तो 24 घंटे से 14 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 15 घंटे हो जाएगा। और 60 डिग्री पे अक्षांश पे 18 घंटे, 18.5 घंटे के लगभग हो जाएगा। और 90 डिग्री पे 21 जून को 6 महीने लगातार दिन होंगे, 6 महीने लगातार दिन होंगे। ये दोनों सिचुएशन जिसमें उत्तर अनांत और दक्षिण अनांत दोनों ही शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि सिर्फ अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उसमें 6 महीने सिर्फ और सिर्फ रात हो रहा है, और 6 महीने सिर्फ और सिर्फ दिन हो रहा है। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पर दिन का समय अगर 0 है तो इसका मतलब रात ही हुआ। ठीक है, तो इस परिवर्तन को आप लोगों ने ध्यान दिया, इसको और थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप करेंगे क्या ही। सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों की नति कोण है। ठीक है, मतलब किरणों का जो पृथ्वी की सतह से बनने वाले कोण है वो दूसरा बड़ा कारण है सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है, कैसा अक्षांश है वो। ठीक है, अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर होगा, किरणों की नति कोण उतना ही कम होगा। नति कोण क्या होगा, उतना ही कम होगा, मतलब उतना ही कम एंगल का कोण बनाएगा। ठीक है, अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जितना ही ध्रुव तरफ जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएंगे। और तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। तिरछी किरणें फैल जाती हैं और सीधी किरणें कम फैलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, किरणों के अधिक क्षेत्र में पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फैल भले गया लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा की प्राप्ति कम हो रही है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। क्योंकि जो वायुमंडल है वो सूर्य विकिरण को अवशोषित भी करता है, प्रकीर्णन भी करता है, मोड़ता भी है। ठीक है, विसरित करता है, मतलब मार्ग से विसरित भी करता है, फैलाता भी है। ठीक है, तो इसीलिए जो सूर्य तप की ऊर्जा है वो उसकी ह्रास भी
अत्यधिक होती है। तो उत्तर अयनांत की एक सिचुएशन दे रखी है, बहुत ही आदर्श कंडीशन। इसी का ठीक विपरीत होता है दक्षिण अयनांत। तो सौर की किरणें जब इस पे पड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो विषुवत वृत्त है, वो विषुवत वृत्त, वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगे और इस पे इस तरीके से, क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, आप समझिएगा, इस तरीके से घूम रहा है ना पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सूर्य की किरण इस पे पड़ेगी तो इस प्रकार पड़ेगी, ये पूरा नॉर्थ पोल ले करके और साउथ पोल का जो 66 इंच का ये कोण बन रहा है वहाँ से, ठीक है, ये वाला रेखा जो है, ध्यान दीजिएगा, तो इधर पूरा दिन रहेगा, उधर पूरा रात रहेगा। तो यहाँ तो हमेशा दिन रात तो दोनों तरफ होंगे, 66.5 के बीच में, लेकिन ये कितना भी घूम ले, लेकिन ये 66.5 वाला जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे कभी भी धूप नहीं आएगी, यहाँ पे कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेंगी। और उसी प्रकार ये कितना भी ऐसे घूम ले, जो हमने दिशा बताया वैसे ही घूमेगा, और यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा अगले 6 महीने तक, ठीक है, कि यहाँ पे रात हो जाए, सूर्य की किरणें यहाँ से हट जाएं। तो इसीलिए अगर उत्तर अयनांत है तो उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा भैया, रात दिन होगा, कितना दिन का होगा, 6 महीने का होगा। और उसके जस्ट विपरीत उत्तर अयनांत में ही दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी पोल पे 6 महीने की रात होगी, 6 महीने की रात होगी। और अगर ये उत्तर अयनांत ना होकर दक्षिण अयनांत होता तो ठीक विपरीत इसका सिचुएशन बनता। तो उस स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का रात होता, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमको बताती हैं कि सूर्य की किरणें प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना तीव्र मिलेगा या नहीं। इससे आपके जीवन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है, सूर्य की किरणें तिरछी होंगी और सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, ये लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है, ठीक है। लघु तरंग दैर्ध्य का प्रतिवेदन क्षमता ज़्यादा होता है और इसीलिए इसके लिए जब वो आता है तो अधिकांशतः वायुमंडल जो होता है वो पारदर्शी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आते हुए किरणें को ही बहुत से वायुमंडल उसको परावर्तित भी कर देते हैं और शोषित भी कर लेते हैं, और जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती भी है, लेकिन बावजूद इसके वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी इसके लिए है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, वायुमंडल से होकर के गुजरती हैं और इसके गुजरने के लिए में रंग के लिए उत्तरदायी हैं, गुजरती हैं, जिस क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, इसको अवशोषित कर लेती हैं, जलवाष्प, ओजोन और अन्य किरणें। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं, अर्थात परावर्तित कर देते हैं, ठीक है, भेज देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, मतलब कुछ अंतरिक्ष की तरफ भेज देते हैं, कुछ पृथ्वी की तरफ भेज देते हैं। तो इसी की वजह से इसका रंग, आकाश का रंग दिखाई देता है, जो भी रंग दिखता होगा आपको। इसी से उदय और अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्ण द्वारा संभव होता है। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। अब ये देखिए कि स्थानिक वितरण कैसा है। धरातल पर प्राप्त सूर्य की मात्रा में उष्ण कटिबंध जब भी कहें तो समझ लीजिए कि ये विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र चल रही बात।
320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर के ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। मतलब सबसे कम ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक, और अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखें जहाँ पे विषुवतरेखीय क्षेत्र है तो वहाँ पे 320 वाट प्रति वर्ग मीटर मिलता है। इसका क्या, सूर्य तप की मात्रा। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। क्यों होता है सबसे अधिक यहाँ? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है और आसानी से सूर्य की किरणें धरातल पर आती हैं और पृथ्वी की सतह को तेजी से गर्म करती हैं। क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है, मतलब बादल नहीं रहते हैं, और उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। इसके पीछे वजह है, देखिए, उष्णकटिबंध में क्या प्राप्त होता है। उष्णकटिबंध सूर्य तप क्या कहते हैं, विषुवत रेखा से थोड़ा सा दूर है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके पीछे वजह जान लेते हैं क्या है, ठीक है। तो ये है आपका विषुवत रेखा, और इसके आसपास जो है 10 अंश इधर और 10 ही अंश साउथ में ले करके पूरा ये विषुवत रेखीय जलवायुवीय प्रदेश कहलाता है, ठीक है। ये अपने आप में एक जलवायुवीय प्रदेश है। और यहाँ से लेकर के 30 अंश तक नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ, ठीक है, इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे सूर्य तप बताया जा रहा है कि सर्वाधिक प्राप्त होती है, जबकि उससे अपेक्षाकृत यहाँ पे कम प्राप्त होता है, जो विषुवत रेखीय प्रदेश है। ये कौन सा प्रदेश है? विषुवत रेखीय, ठीक है। और ये कौन सा है? ये है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो ये उष्ण होगा तो भी उष्ण होगा, ठीक है। इसके बाद भी है, जैसे ये आपका उपोष्ण हुआ, फिर शीतोष्ण हुआ, फिर ये शीत हुआ। उसी प्रकार इधर भी है, ये उष्ण हुआ, फिर ये उपोष्ण हुआ, ये शीतोष्ण हुआ, फिर ये शीत हुआ, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित, हम आपको वजह नहीं बताए कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा होता है, सूर्य तप क्यों ज़्यादा यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ कम प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह है ये है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अत्यधिक तापमान होने की वजह से यहाँ पे वनाच्छादन ज़्यादा है, और उसकी वजह से वनाच्छादन भी ज़्यादा है, और यहाँ पे जलवाष्पीकरण, मतलब जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, और जलवाष्प में ऊष्मा को धारण करने की क्षमता होती है, और वो वायुमंडल में सूर्य तप को रोकता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। इसके पीछे भी वजह है, मतलब अगर एक ही अक्षांश चीजें हैं, अगर एक ही अक्षांश पे दो खंड हैं जिसमें एक तरफ महाद्वीप है, ठीक है, और दूसरी तरफ महासागर है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य तप कम मिलेगा और यहाँ पे सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि फिर से बता रहे हैं, जल में ऊष्मा धारण की क्षमता ज़्यादा है और ऊष्मा को तेज़ी से वो अंदर की सतहों में वो ट्रांसफर भी करता है। तो इसका जो सरफेस का तापमान है वो आसानी से नहीं बढ़ता है, ठीक है। जबकि महाद्वीप में सब धरातल के हैं, ठोस पदार्थों से बने हुए हैं, इसके अणु उतने गति नहीं करते हैं जितने कि लिक्विड या फिर द्रव के करते हैं, तो ये तेजी से गर्म होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, कहीं भी अगर शीत ऋतु चल रही है, ठंडा मौसम में चल रहा है, तो वहाँ पे अपेक्षाकृत कम
सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, इसके पीछे वजह यही है कि सूर्य की दूरी हमारे यहाँ से बढ़ जाती है। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी के सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। जब एक चीज से सट करके दूसरा चीज गर्म हो या फिर तरंगों का स्थानांतरण हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं चालन या फिर कंडक्शन। ठीक है, चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जाहिर सी बात है, अत्यधिक टेम्परेचर का कोई भी अणु परमाणु हो, ठीक है, और कम टेम्परेचर के किसी भी अणु परमाणु से अगर ये मिलेगा, ठीक है, अगर ये मिलेगा तो ऊर्जा का हस्तांतरण ज़्यादा से कम की तरफ होगा। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो दीर्घ तरंगों की बात चल रही है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ये चित्र हमने बनाया था, इस सूर्य से पृथ्वी को शॉर्ट वेव रेडिएशन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और जब ये पृथ्वी गर्म हो जाती है और जब सूर्य हमारे यहाँ से उस सरफेस से गायब होता है, मतलब सूर्यास्त शुरू होता है, तो यहाँ से पृथ्वी की पार्थिव किरणें निकलती हैं जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकलती हैं। ठीक है, मैं दिशा बना देता हूँ, ये इधर है, आ रहा है कहीं ना कहीं, और ये निकल रहा है, जा रहा है। ठीक है, ये दिन में होता है और ये रात में होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग में मौसम बहुत ठंड हो जाता है, और जबकि शाम के समय होते होते अगर गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और सर्वाधिक तापमान तब होता है जब सूर्य की किरणें सतह पे सीधी पड़े। अच्छा, सीधी पड़ती है लगभग 12 बजे के बाद आसपास, ठीक है, लेकिन हमको गर्मी महसूस होता है सबसे 2 बजे के आसपास। ये कोई वजह बता सकता है कि 12 बजे के आसपास सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हमारे यहाँ कर्क रेखा पे जब ज़्यादा पड़ती हैं, जून के समय जो मौसम चल रहा है इसी में, लेकिन गर्मी महसूस हमको क्यों 2 बजे या 2 बजे के बाद होती है तेजी से? ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कितना समझे आप लोग। आगे चलते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंड का तापमान एक समान ना हो जाए, मतलब उच्च तापमान के पिंड से निम्न तापमान के पिंड में स्थानांतरण होता है, और जब तक तापमान दोनों में संतुलित ना हो जाए, एक बराबर ना हो जाए, तब तक यह स्थानांतरण चलता रहता है। ठीक है, समान हो जाता है तथा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता है, या तो संपर्क टूट जाए या तो तापमान बराबर हो जाए। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चालन महत्वपूर्ण है। कोई भी धरातल हो, पृथ्वी का सतह जैसे यही मान लीजिए है, अगर ये सूर्य तप से गर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये सतह जब गर्म हो जाएगा तो इससे टकराने वाली जो यहाँ वायु है वो गर्म होगी, एकदम सटा हुआ। अब फिर इससे सटा हुआ ऊपर का जो वायुमंडल है वो गर्म होगा, फिर उससे सटा हुआ ऊपर का, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, ऊपर का। तो जब सट करके तापमान का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो इसी को विधि को चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठ जाती हैं। जब ये गर्म होंगी तो इनके बीच में क्या होगा? अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? दूरी बढ़ जाएगी। और जब दूरी इनके बीच की बढ़ जाएगी तो वायु क्या हो जाएगा? वायु हल्की हो जाएगी।
ठीक है, हल्की हो जाएगी। और जब वायु हल्की हो जाएगी तो वायु उठेगी नहीं उठेगी, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर उठने लगेगा, उठेगा। ठीक है, लंबवत ऊपर उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। जब उठने लगी तो और ज़्यादा संचरण होगा। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। देखिए ध्यान से, जब तक वायु अपना स्थान छोड़ती नहीं है, ठीक है, सपोज करिए, अब संवहन में और चालन में क्या अंतर है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में अंतर समझ लीजिए, लाइफ टाइम के लिए गलतफहमी दूर हो जाए। संवहन और चालन, ये दो शब्दावली हैं। चालन, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिर्फ ऊष्मा की बात चल रही है, लेकिन हम आपको बताएं कि ये ऊर्जा ट्रांसफ़र करने की ये दो विधियां हैं, एक संवहन विधियां हैं, एक चालन विधि है। ठीक है, एक और भी होता है, लेकिन यहाँ पे दो ही की ज़रूरत है। अभिवहन होता है एक, लेकिन अभी हमें तो यह समझ लेते हैं। तो संवहन का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई वस्तु हो या फिर उस वस्तु का कोई अणु हो, कोई पिंड हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर वो खुद गति करके ठीक है कहीं जाता है, कहीं भी जाता है और फिर वो ऊर्जा को गति करके कहीं जाता है, फिर ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ये तो उसे संवहन करेंगे, उसे क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। चालन का मतलब क्या है, चालन का मतलब क्या है, चालन में कोई भी वस्तु हो, अणु हो, कोई पिंड हो, ठीक है, या फिर कोई भी और वस्तु हो, ये अपना जगह नहीं छोड़ते, ये स्थिति में एक ही रहते हैं, अर्थात ये स्थैतिक रहते हैं, ये स्थैतिक रहते हैं, ये स्थैतिक रहते हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये इनका सिर्फ ये है कि मैं पहले से ऊर्जावान हूँ, मैं पहले से ऊर्जावान हूँ, ठीक है, अगर आप मुझसे सटोगे तो मैं आपको ऊर्जा दे दूँगा, ठीक है, आपको ऊर्जा मैं दे दूँगा। फिर इनसे कोई सटा तो फिर वो उनको दे दिए, ये यही है, ये नहीं कहीं जाने वाला है। उसी प्रकार पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, जिसको स्थल कहते हैं, स्थल में चट्टान हो सकता है, सपोज करिए चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है, और चट्टान का ऊपरी सतह जो है वो गर्म हुआ किसकी वजह से, सूर्य तप की वजह से ये गर्म हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। अब यहाँ की वायु गर्म कैसे होगी, तेजी से, इससे जो भी वायु टकराएगा ये ट्रांसफ़र कर देगा ऊर्जा, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन यही क्रिया जब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जब यही क्रिया ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद ये वायु हल्का हो जाएगा, और जैसे ही वायु हल्का हुआ ऊपर उठना शुरू हुआ, अब वायु अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर, अर्थात ऊर्जा ऊष्मा का ट्रांसफर अपने गति के द्वारा कर रहा है, तो अब यहाँ से उसको संवहन कहेंगे। तो अगर ऊर्जा का ट्रांसफर लंबवत हो रहा है तो उसको संवहन कहते हैं, और यही अगर ऊर्जा का ट्रांसफर गति द्वारा क्षैतिज होता है, ठीक है, क्षैतिज होता है, तो उसी को अभिवहन कहते हैं, अभिवहन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। तो तीनों शब्दावली को आप समझ लिए, मुझे लगता है, एक है चालन, एक है संवहन, एक है अभिवहन। तो अभिवहन और संवहन में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इसी दोनों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना जान लीजिए कि संवहन एक लंबवत, देखिए यहाँ पे वायुमंडल लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, और यही क्षैतिज अगर होता तो उसको हम लोग अभिवहन कहते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। अभी देखिए ये भी शब्दावली आ गया, इसको एडवेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यही ताप का अगर ऊर्ध्वाधर ट्रांसफर हो रहा है तो ये हो गया संवहन, अगर यही ताप का क्षैतिज स्थानांतरण हो रहा है तो उसको अभिवहन कहते हैं। लंबवत संचरण की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचरण सापेक्षतः
सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पृथ्वी की सतह को प्रभावित करते हैं। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। अभी लू क्यों चलते हैं, इसके पीछे सिंपल सा एक गणित है। क्या है कि सपोज करिए कि कोई भी पृथ्वी का एक स्थल है जहाँ पे टेम्परेचर अधिक इसको तप इसको ज़्यादा मिल रहा है और ये गर्म हो गया, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ गया। ये क्या है? ये स्थल है, ये जल नहीं है, ये स्थल है, महाद्वीपीय स्थल है। यहाँ के वायु गर्म हुए, यहाँ के वायु क्या हुए? गर्म हुए, और ये फिर ऊपर उठा, ये ऊपर उठा। यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे वैक्यूम बना। यहाँ पे क्या बना? वैक्यूम बना। यहाँ पे लो प्रेशर बना। सब मिला के सहज भाषा में कहे तो यहाँ पे निम्न वायुदाब बना। क्यों बना? क्योंकि वायु ऊपर उठा तो यहाँ पे वायु के वैक्यूम बना, तो वायु का दबाव यहाँ पे कम हो गया। और अपेक्षाकृत कहीं पे अगर तापमान कम है तो वहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, और इस हाई प्रेशर से हमेशा ही वायु लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस वैक्यूम को भरना है। तो जब ये वायु, जो अभी तक दोनों ही देखा जाए तो ज़्यादा गतिमान नहीं थे, स्थिर ही थे, लेकिन जब ये ऐसे बहेंगे और धरातल से होकर के बहेंगे तो इसी को पवन कहेंगे। और इसी पवन के कई रूप होते हैं। ठीक है, कुछ स्थायी पवन होते हैं तो कुछ क्षेत्रीय पवन होते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय पवनों में ही एक एग्जाम्पल दे रखा है NCERT ने, लू को, जो हमारे यहाँ चलता है नॉर्थ भारत में। ठीक है भैया, तो देखिए स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह हमने डिस्कस कर लिया है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। धीरे धीरे जब पार्थिव विकिरण ऊपर जाती है तो उसको गर्म करती है नीचे से। ठीक है, इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। जब पृथ्वी से लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती हैं तो उसको कौन सा विकिरण कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु तरंग विकिरण द्वारा जब प्राप्त होता है पृथ्वी को, तो इसमें कितने प्रतिशत हो रहे हैं? जैसे कुल सौर विकिरण कितना हो रहा है? 100%। इसमें से पृथ्वी की सतह को क्या मिल रहा है? 34। ठीक है, जो कि प्रत्यक्षतः है, और 17 जो है वो परिकीर्णित विकिरण है, मतलब मुड़ करके घूम करके आए हैं, लेकिन आए हैं। और ये 14 जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए गए हैं। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये 65 हो जाएंगे। ठीक है, 65% जो है वो धरातल को मिल चुका है। तो 35% कहाँ गए भाई? सोचने वाली बात है। तो इसमें सोचने क्या है, अंतरिक्ष में परिकीर्ण हो जाता है लगभग 6%, सीधे वायुमंडल अंतरिक्ष में उसको रिटर्न कर देता है, ले जाओ। बादल 27% रिटर्न कर देता है, बादल भी कहता है भैया ले जाओ, सीधे यहाँ से किरण आई और यहीं से इसको वापस भेज दिया, पृथ्वी की सतह से टकराने नहीं दिया, वायुमंडल को प्रभावित होने ही नहीं दिया। और पृथ्वी की सतह भी 2% भेज ही देती है, सीधे गर्म ही नहीं होती है, वो सीधे भेज देती है। जिस सतह का चमकदार सतह होता है ना, जहाँ पे उसको एल्बिडो बोलते हैं, जिसकी परावर्तन क्षमता ज़्यादा होती है, जैसे जहाँ मार्बल्स हों, जहाँ पे क्या कहते हैं वो रेगिस्तान हो, और जहाँ पे क्या कहते हैं वो बर्फ़ हो जमे हुए, क्योंकि इन वाइट कलरों के हिसाब से इसका एल्बिडो होता है। तो जहाँ पे लाइट कलर हैं तो वो तेज़ी से उसको
परावर्तित करते हैं, जहाँ पे डार्क कलर है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो परावर्तन पृथ्वी डायरेक्ट करती है 2%, बादल करता है 27% और अंतरिक्ष में भेज दिए जाते हैं वायुमंडल के द्वारा 6%। ठीक है, आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो दीर्घ तरंग विकिरण जो है वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण की एक आदर्श स्थिति क्या है? ग्रीन हाउस गैस तो जरूरी है, उसमें नो डाउट, लेकिन एक आदर्श स्थिति यही होता है कि जो पृथ्वी का एक औसत तापमान है उससे ना बढ़े तापमान ना घटे। ठीक है, मतलब दिन भर शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी गर्म होती है और रात में लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से ठंडा हो जाती है। गणित एकदम फैल रहा है और एकदम बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और ये तापमान वायुमंडल ने जितना बना रखा था उतना है। ठीक है, सपोज करिए कि मैं एक अनुमान ले रहा हूँ कि हमारा और एवरेज तापमान मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तापमान आया तो दिन में कुछ बढ़ाया, 20 से मान लीजिए 35 हुआ, फिर रात में कुछ घटाया तो ये 12 से 15 हुआ, फिर ये क्रिया हुई तो एक एवरेज 20 बना हुआ है। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव अभी तो है ही, और ये एक आदर्श स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। ग्रीन हाउस गैस हमारी पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका प्रभाव अगर बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगे, फिर क्या होगा? फिर ये तो आएगा, लेकिन ये पार्थिव किरण को जाने से वायुमंडल रोक लेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसको अवशोषित करेगा, और अवशोषित करेगा मतलब यह हुआ सुबह होते होते ये पूरी तरीके से विकिरण जो है वो निकल नहीं पाई जितना निकलना चाहिए था उतना, फिर इसका एक औसत तापमान बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर वहाँ से दिक्कतें शुरू होंगी, जलवायु परिवर्तन होगा, बहुत से जीव खत्म हो जाएंगे, मनुष्यों में भी विकृति आएगी, बहुत सी चीज़ें आएंगी, फिर बीमारियाँ तरह तरह की होंगी। ठीक है, फिर एक अनुकूलन का काम शुरू हो जाएगा ना, और प्रकृति में जो अनुकूलन कर लिया वही बचेगा, जो अनुकूलन नहीं कर पाएगा वो विलुप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर, बदलते हुए पर्यावरण से डायनासोर नहीं कहीं ना कहीं अपने आप को अनुकूलित कर पाए तो वो खत्म हो गए। आज हम लोग सिर्फ कहानियां पढ़ते हैं कि एक वक्त था जब पृथ्वी पे डायनासोर हुआ करते थे। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप से। फिर से ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल जो है पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप द्वारा। सूर्य तप वायुमंडल को प्रभावित नहीं करता उतना, ठीक है, लेकिन पृथ्वी के विकिरण द्वारा होता है। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचारित कर देता है। इस प्रक्रिया की पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जब भी पढ़िएगा तो समझ लीजिएगा इसका प्रभाव बढ़ने की बात होती है, बाकी प्रभाव रहना अच्छी चीज़ है। आगे देखते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट चित्र 9.2 में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करता है और न ही ह्रास करता है, वह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप में प्राप्त ऊष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। मतलब जितना वो प्राप्त करे फिर उतना वो निकाल दे, काम खत्म, बराबर रहेगा तो स्थिर रहता है। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है और अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाते हैं। जैसा कि ये होता है, कुछ अंतरिक्ष द्वारा, कुछ बादल द्वारा, कुछ पृथ्वी द्वारा। ठीक है, 27 इकाई बादलों की ऊपरी छोर से, 2 इकाई पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर के लौट जाती हैं। और सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। मतलब हम सहज भाषा में कहें, एल्बिडो शब्द को याद रखना कंपल्सरी है, लेकिन मैं सहज भाषा में अगर कहूँ तो पृथ्वी की परावर्तन करने की क्षमता ही एल्बिडो है। मतलब सूर्य को सीधे वो धरातल पर गिरा और सीधे विकिरण भेज दिया, प्रभावित नहीं हुआ उससे, तो वो
पृथ्वी की परावर्तित मात्रा है। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाई अवशोषित होती है। 14% वायुमंडल में, 51% पृथ्वी के धरातल द्वारा, और पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और 6 इकाइयाँ स्थल वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन में गुप्त ऊष्मा के रूप में यूज हो जाती हैं और वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्य तप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में लौटने वाले विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग 65 है। ठीक है, पूरा गणित आप लोगों ने देख लिया। आगे देख लेते हैं हम लोग। वापस लौटने वाले ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का समतुल्य कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी की ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा में इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो गर्म होती है और न ही ठंडी होती है, हमेशा एक समान तापमान में बनी रहती है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। चित्र 9.3 में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाता है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में से अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित होती है और फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचय के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं होता और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह से जमे हुए हैं। आगे देखते हैं तापमान। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणु की गति को दर्शाता है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री का माप है। ठीक है, तो तापमान और ऊष्मा दोनों में अंतर हो गया होगा। तो ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ के कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। जब ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं की गति बढ़ती है। और तापमान जहाँ का मापा जाए उस स्थान का या पदार्थ का, तो वहाँ के ठंडा या गर्म है उसकी डिग्री में माप करता है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला तो है उस स्थान की अक्षांश रेखा कितनी है, कहाँ है वो अक्षांश। जाहिर सी बात है, हर एक शब्द को समझते हुए फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ठीक है, ये 0 अंश है। इससे जितना भी आप उत्तर जाएंगे, जितना भी आप दक्षिण जाएंगे, नॉर्थ पोल लगभग यहाँ पे कहीं होगा और साउथ पोल यहाँ पे होगा और नॉर्थ पोल यहाँ पे है ही। ठीक है, तो जितना भी आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे और आप जितना भी साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तापमान कम होता जाएगा। समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र तल से उत्तुंगता मतलब ऊंचाई, ये सपोज करिए समुद्र तल है। ठीक है, अब इससे जितना ज़्यादा ऊंचाई होगी, ठीक है, ये पर्वत है, ये सपोज करिए पठार है, ये मैदान है, मैदान को और समतल बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करिए कि ये आपका समुद्र है और ये समुद्र तल है।
इससे जितना आप ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगी तो मोटे तौर पे आप याद रखिएगा कि टेम्परेचर उतनी ही घटेगी, ठीक है। फिर समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, ठीक है, समुद्र से दूरी भी, अब समुद्र से दूरी सपोज करिए कि ये एक स्थान है, ठीक है, ये महाद्वीपीय खंड है और ये आपका महासागर है, इसी में समझा देते हैं। अब यहाँ का जो तापमान होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ये उसके महासागर के पास है। महासागर क्या अपेक्षा के टेम्परेचर कम ही होता है, जितना धरातल का होता है उससे हमेशा कम होता है, ठीक है, सापेक्षिक रूप से। तो इससे लगा हुआ जो स्थलखंड है उसका भी टेम्परेचर कम होगा, और जब आप इसे दूर जाएंगे मैदानी क्षेत्र पे, सेम अक्षांश पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको बढ़ता नजर आएगा, ठीक है। आगे है कि वायु संहित का परिसंचरण। वायु संहित का परिसंचरण मतलब वायु कहाँ से कहाँ बह रही है। अगर वायु ये स्थल है और ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अगर वायु स्थल से समीर की तरफ बह रहा है तो ये वायु गर्म होगा, टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा होगा। और अगर जो है कि ये सागर से स्थल की तरफ बह रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, ये वजह है। दूसरा है कोश एवं ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति भी जिम्मेदार है। अब महासागरीय धाराओं के बारे में इसी में समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे महासागरीय गर्म है, ठीक है, यहाँ पे गर्म, अगला बना देते हैं, दूसरा चित्र बना देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी से बनाएं, ज़िंदगी चित्र बनाने में ही चली जा रही है, देख रहे हैं। और ये है भैया महासागर, आपका महासागर, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे गर्म जलधारा है, यहाँ पे क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे और इससे लगे हुए यहाँ जो स्थल खंड है वो वहाँ पे दोनों जगह टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और अगर यहीं पे ठंडा जलधारा होता, अगर ये क्या होता, ठंडा जलधारा होता तो क्या होता, तब ये अपेक्षाकृत टेम्परेचर यहाँ पे कम होता, सिंपल सी बात है। फिर स्थानीय कारक भी हैं कुछ। स्थानीय कारक में जैसे वहाँ पे पेड़ पालो कैसे हैं, वहाँ के वनस्पतियाँ कैसी हैं, फिर वहाँ पे नदी झील है कि नहीं है, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि स्थानीय कारक हैं, ठीक है। तो ये आपको 6 कारक जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले 6 कारक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक कारक कोई भी सिर्फ जिम्मेदार नहीं है इस तापमान के वितरण को प्रभावित करने के लिए। तो उसमें से जो हमने अक्षांश देखा था, उस अक्षांश को हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि अगर अक्षांश किस प्रकार प्रभावित करता है। हालांकि मैंने चर्चा कर दिया है, ठीक है। लैटिट्यूड, किसी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, तदनुसार तापमान में भिन्नता भी पाई जाती है, ठीक है। सूर्य तप की मात्रा जब ज़्यादा मिलेगी तभी तो तापमान ज़्यादा होगा। तो ये विषुवत रेखा पे ज़्यादा मिलती है, ध्रुव पे कम मिलती है। यही वजह है कि ध्रुव पे जाते हुए तापमान कम हो जाता है, ठीक है, तापमान कम हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें लिखना भूल गया मैं, क्या है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ये टी है। चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये है टी और यहाँ है टेम्परेचर ज़्यादा। उत्तुंगता, एल्टीट्यूड, वायुमंडल पार्श्विक विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है, ठीक है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक और ऊंचे स्थानों पर स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ
अर्थात ऊंचाई। उत्तुंगता मतलब ऊंचाई, इसका शाब्दिक अर्थ ऊंचाई है भाई, ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और सामान्य ह्रास दर जो है प्रति 1000 मीटर लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। अब इसको आप प्रति 100 मीटर पे निकाल सकते हैं, है ना, प्रति 100 मीटर पे निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। ये देखिए भूपृष्ठीय वायु तापक्रम वितरण है जनवरी का। ठीक है, आगे देखिए समुद्र से दूरी। ये क्या है? समुद्र से दूरी ये तापमान को प्रभावित करने वाला एक तीसरा कारक है। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होते हैं। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, इसीलिए समुद्र के ऊपर स्थल के अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है, तो मतलब जिसको तापांतर कम होता है वहाँ पे। और समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र और स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और तापमान सम रहता है। मतलब ये दो शब्द मिल गए, एक स्थलीय समीर और एक समुद्री समीर। कहाँ है? देखो समुद्री समीर, समुद्री और स्थलीय समीर। देखो ये दोनों पवने हैं। अगर स्थल की तरफ से पवन चल रही है, ठीक है, अगर स्थल की तरफ से पवन चल रही है तो उसको स्थल समीर कहते हैं। और अगर सागर की तरफ से पवन चल रही है, सपोज करो ये पवन है, ठीक है, इसका नाम पवन हो, ठीक है, ये है पवन। तो अगर मान लीजिए पवन की बात हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, अगर समुद्र से हासिल की तरफ चल रहा है तो इसको बोलते हैं सागर समीर, सागर समीर या फिर सागर समीर या फिर समुद्र समीर। और स्थल से समुद्र की तरफ चलता है तो इसको बोलते हैं स्थल समीर, स्थल समीर। और ये भी जो है तापमान को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। फिर है वायु सहित तथा महासागरीय धाराएं। स्थलीय और समुद्री समीरों की तरह वायु सहितियाँ भी तापमान को प्रभावित करती हैं। ये जो वायु है ये फिक्स वायु, इसमें व्यापारी पवने हैं, पछुआ पवने हैं, ठीक है, पूर्वी पवने हैं, ये है, फिर ध्रुवीय पवने हैं। तो ये पवने भी तापमान को प्रभावित करती हैं। और वायु और जो समुद्र की धाराएं हैं, समुद्र की धाराएं देखो यहाँ पे शायद दिया होगा, नहीं दिया, पृथ्वी वायु तापक्रम जुलाई है, ठीक है। तो समुद्री धाराएं भी इसमें प्रभावित करती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये धाराएं हैं, विषुवरेखीय धाराएं हैं, तो इसमें व्यापारी पवने हैं, तो ये ऐसे बहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे बहती है। तो इधर ये जो है थोड़ा गर्म जलधारा हो जाएगी, ठीक है, अपेक्षाकृत गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा है तो इसको प्रभावित करेगा ना, ये खुद तो गर्म रहेगा, ये अगल बगल के जो स्थल है उसको भी गर्म कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी हम लोग वायु के जो अस्थायी वायु पवन है और स्थानीय पवन, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। उष्ण वायु संधियों अर्थात वार्म एयर मासेस से प्रभावित होने वाले स्थलों का तापमान अधिक और शीत वायु संधियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान कम होता है। इसी कारण ठंडी महासागरीय धारा, इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हमें पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। हम मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। ये समताप रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो अक्षांश से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन वो समताप रेखाओं को जोड़ती हैं। मतलब जो ऑन एन एवरेज वर्ष भर लगभग समान तापमान रहते हैं, वहाँ के हम रेखाओं को जोड़ते हैं तो वो समताप रेखाएं कहते हैं। और समताप रेखाएं यहाँ खींची गई हैं, ठीक है। देखिए तापक्रम वितरण ये है, भूपृष्ठीय वायु तापक्रम का वितरण, ठीक है। तो यही समताप रेखाएं हैं। आगे देखते हैं चित्र 9.4 जो है और ब जनवरी और जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान को वितरण दर्शाता है, ठीक है। ये रहा अ, ठीक है, इसका ये अ है।
जिसमें ये देखिए समताप रेखाओं को जोड़ने के लिए कई बार कैसे कैसे रेखाएं मुड़ जाती हैं। ये देखो आप, इधर से यहाँ महाद्वीप से होते हुए फिर महासागर में कहाँ तक चला गया, क्योंकि महासागर अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, इनका तापांतर कम होता है ना। ठीक है, सोचने वाली बात यह है, तो इसलिए महासागर में थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसेगा, ये प्रभाव देखने को मिलता ही है। और अगर हम सेम तापमान कहें तो वो महाद्वीप में उसका प्रभाव ध्रुवों के विषुवत रेखा की तरफ जुड़ेगा।